नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम ऑफिशियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज जो वीडियो होने वाला है वह है प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास का जो पहला चैप्टर है वह है पूरा पाषाण काल। यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे TGT, PGT, GIC, LT आदि विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसमें आपको वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट आपके सामने है। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अगला है, प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य अपना सांस्कृतिक जीवन कब से प्रारंभ करता है? तो यह अपना सांस्कृतिक जीवन जो है यह लगभग 30 लाख ईसा पूर्व से प्रारंभ करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो जो प्रागैतिहासिक काल है इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वह है आपका निम्न पुरा पाषाण युग। तो जो निम्न पुरा पाषाण युग है वह है 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 1 लाख ईसा पूर्व तक, और जो मध्य पाषाण युग है वह है 1 लाख ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक, और उच्च पाषाण युग है 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। अगला पॉइंट है, भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष से प्रस्तर युग के संदर्भ में अनुसंधान प्रारंभ हुआ? तो यह 1863 ईस्वी से शुरू हुआ। अगला पॉइंट है, भारत में किस भूवैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद ने प्रस्तर युगीन बस्तियों का अन्वेषण प्रारंभ किया? तो जो उसका अन्वेषण प्रारंभ किया था वह है रॉबर्ट ब्रूस फुट। नेक्स्ट पॉइंट है, डेनमार्क के कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह का त्रियुगीन विभाजन किया था। तो जो इसका त्रियुगीन विभाजन किया था वह है थॉमसन ने। नेक्स्ट है, भूवैज्ञानिक पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किस स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था? तो वह स्थान कौन है? पल्लवरम, जो कि मद्रास के समीप तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है, अतिरपक्कम नामक स्थान से पूर्व पाषाण काल के उपकरणों की खोज किसने की? तो इसकी खोज किसने की थी? विलियम किंग ने। आइए अब देखते हैं मानव का विकास क्रम। तो जो मानव के विकास क्रम है यह सबसे पहले रामापिथेकस हुआ, उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसके बाद होमो इरेक्टस, उसके बाद निएंडरथल और लास्ट में होमो सैपियंस। अगला पॉइंट है, मानव विकास के क्रम में मानव का आदि पूर्वज बना और पूर्व अत्यंत नूतन काल में प्रकट हुआ था। तो वह कौन सा मानव है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अगला पॉइंट, किस आदि मानव ने सबसे पहले शव विसर्जन तथा अग्नि का व्यापक रूप से उपयोग किया था? तो वह था निएंडरथल मानव। अगला पॉइंट है, आधुनिक मानव का विकास लगभग 30 वर्ष पहले हुआ था, जिसे कहते हैं, तो जिसे क्या कहते हैं? होमो सैपियंस। अब होमो सैपियंस को आदि नामों से जानते हैं, जैसे प्रज्ञ मानव, क्रो-मैग्नन और चार्ल्स लेडाग्री मार्ली। अगला पॉइंट है, पाषाण युग से प्राप्त उपकरण किस प्रकार के थे? तो जो पाषाण युग से उपकरण प्राप्त किए हैं वह क्रोड उपकरण, हस्तकुठार और विदारणी, इसके अलावा खंडक, गड़ासा आकार के प्राप्त हुए। हस्तकुठार का तात्पर्य है हैंड एक्स यानी कुल्हाड़ी, और विदारणी का मतलब है क्लीवर। अगला पॉइंट, पुरा पाषाण युग के उपकरण किन किन क्षेत्रों से पाए गए हैं? तो जो पुरा पाषाण युग के उपकरण हैं वह बेलन घाटी, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से,
सोहन घाटी, नर्मदा घाटी और भीमबेटका की चित्रित शैलाश्रयों से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मध्य पाषाण काल को एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसका नाम है मध्यपुरा पाषाण काल को एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसका नाम है क्या? फलक संस्कृति। नेक्स्ट पॉइंट मध्यपुरा पाषाण युग के प्रमुख उपकरण थे, तो इसमें के प्रमुख उपकरण कौन थे? बेधनी, छेदनी और खुरचनी। नेक्स्ट पॉइंट है मध्यपुरा पाषाण युग के उपकरण बने थे, तो जो ये उपकरण होते थे किसके बने थे? सल्कों के बने विविध प्रकार के फलक से बने होते थे। अगला है उच्च पुरा पाषाण युग के प्रमुख उपकरण हैं, तो है तक्षणी, खुरचनी, इसे ब्लेड और ब्यूरिंस कहा जाता है। नेक्स्ट है चापर चापिंग टेबल संस्कृत के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह सोहन घाटी से प्राप्त हुए हैं। भारत में पुरापाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से मिले हैं? तो यह पल्लवरम, मद्रास, तमिलनाडु से हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है परिष्कृत औजारों का किस युग को माना जाता है? तो जो परिष्कृत औजारों का युग है यह उच्च पुरापाषाण युग को माना जाता है। नेक्स्ट है उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मात्र देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह बेलन घाटी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है सिंहावल एवं संघोआ पुरा स्थल हैं, तो ये निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति के स्थल हैं। अगला है निम्न पुरा पाषाण कालीन स्थल हथनौरा जो कि नर्मदा घाटी में है की खोज 5 दिसंबर 1982 ईस्वी को किसने की थी? तो इसकी खोज डॉक्टर अरुण सोनकिया ने किया था। अगला पॉइंट अब यहाँ से शुरू होता है आपका मध्य पाषाण काल। आइए मध्य पाषाण काल के बारे में देखते हैं। तो मध्य पाषाण संस्कृत का महत्व मोटे तौर पर माना जाता है, तो इसका जो समय है वह 9000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक यह माना जाता है। पुरापाषाण काल और नवपाषाण युग के बीच के संक्रमण काल को क्या कहा जाता है? तो यह मध्य पाषाण काल कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में सर्वप्रथम जानकारी आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने कब दी थी? तो यह जानकारी 1867-68 ईस्वी में दी थी। अगला पॉइंट है मध्य पाषाण काल के उपकरणों की खोज आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने सर्वप्रथम किस क्षेत्र से की? तो यह सर्वप्रथम विंध्य क्षेत्र के शैल चित्रों से की थी। अगला है मध्य पाषाण काल के उपकरण बहुत ही छोटे होते थे जिन्हें कहा जाता था, तो जिन्हें माइक्रोलिथिक उपकरण कहा जाता था। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल के उपकरणों का निर्माण किन पत्थरों से हुआ है? तो इसका जो उपकरणों का निर्माण हुआ है वह है जैस्पर, कल्सडेनी, चर्ट फ्लिंट और क्वार्टजाइट पत्थर से। नेक्स्ट पॉइंट है मध्य पाषाण काल के उपकरणों का आकार प्रकार कैसा था? तो इसका जो आकार प्रकार था वह चंद्राकार, अर्धचंद्राकार और त्रिभुजामुखी था। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश में पड़ता है और बागौर यानी भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त होते हैं। अगला है मध्य पाषाण काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह सबसे पहले सराय नहर महदाह जो कि प्रतापगढ़ जिले के उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह चौपानी मांडव इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से
प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, भारत में के किस शिलाखोह से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो यह सबसे ज़्यादा जो प्राप्त हुए हैं वह है भीमबेटका मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट है, किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो वह है आपका महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट पॉइंट है, किस मध्य पाषाणिक स्थल से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? तो वह आपका दमदमा जो कि प्रतापगढ़ जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहीं से एक ही कब्र से 3 मानव समाधान के कंकाल प्राप्त हुए हैं। अगला है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो है नर्मदा घाटी, बोरी, महाराष्ट्र से। किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल से होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई है? तो यह हथनौरा नर्मदा घाटी से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो यह बेलन नदी घाटी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। अगला पॉइंट है, भारत में ज्ञात विशालतम मध्य पाषाण वास वाला स्थल कौन सा है? तो वह है बागौर, भीलवाड़ा, राजस्थान। अगला पॉइंट है, बागौर साइट के संबंध में सही कथन है। तो जो बागौर साइट के संबंध में सही कथन है वह है, यह राजस्थान में अवस्थित है। इसके विशुद्ध मध्य पाषाण प्राक मृदभांड चरण के होने के संबंध में हमारे पास 5365 से लेकर 3775 ईसा पूर्व की कार्बन तिथियाँ हैं और जबू, बैल, भेड़, बकरी और सूअर का करीब 5000 ईसा पूर्व से ही पालतू पशु के रूप में पालन किया जाता था। अगला पॉइंट है, किस स्थल पर मानव जीवाश्म पुरापाषाणकालीन औजारों के साथ स्वस्थानीय मानव पाए गए हैं? तो वह है आपका हथनौरा नर्मदा घाटी, महाराष्ट्र से। नेक्स्ट पॉइंट है, वह मध्य पाषाणिक स्थल जहाँ से पशुवध स्थल यानी बूचड़ खाना का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो वह है महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। अगला पॉइंट, सराय नाहर और महदहा संबंधित है? तो यह गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित है। अगला पॉइंट है, प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण किस काल से संबंधित है? तो यह उच्च पुरापाषाण काल तथा मध्य पाषाण काल से संबंधित है। आइए अब देखते हैं मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पर हैं। तो वीरभानपुर जो है यह आपका पश्चिम बंगाल में है। लंगनाज यह आपका गुजरात में है। टेरी जो आपका पड़ता है यह तमिलनाडु में है। आदमगढ़ यह मध्य प्रदेश में, बागौर राजस्थान में और सराय नाहर तथा महदहा जो है यह प्रतापगढ़ जिले के उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला पॉइंट है, मध्य पाषाण कालीन गुफा चित्रकारी में किस प्रकार की कला प्रदर्शित की गई है? तो यहाँ पर जो कलाकृति प्रदर्शित की गई वह है आखेट यानी शिकार करने की, नृत्य यानी नाचते हुए और युद्ध की। अगला पॉइंट, भारत में किस नवपाषाणिक स्थल की सर्वप्रथम खोज की गई? तो यह है लिंग सुगुर, 1842 ईस्वी में मैसूर में इसकी खोज की गई। अब देखते हैं नवपाषाण काल। विश्व स्तरीय संदर्भ में नवपाषाण काल का प्रारंभ जो है यह 9000 ईसा पूर्व से माना जाता है। अगला पॉइंट है, भारत में नियोलिथिक यानी नवपाषाण स्थिरीकरण की तिथि मानी जाती है, तो इसकी तिथि 7000 ईसा पूर्व मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युगीन एक ऐसी बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिनका काल 7000 ईसा पूर्व बताया गया है। वह है मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में है।
अगला पॉइंट है नवपाषाण काल के प्रथम प्रस्तर उपकरण सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में लेमेन सूरियर ने कहाँ से प्राप्त किया था? तो यह जो प्राप्त हुआ था टोंस नदी घाटी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है वह स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं वह है मेहरगढ़। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में प्राप्त प्राचीन कृषि साक्ष्य वाला स्थल है तो कौन सा है? लाहुरा देव 9000 ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व तक जो कि संत कबीर नगर में है और उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद मेहरगढ़ 7000 ईसा पूर्व से यहाँ से कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला है नवपाषाणिक स्थल बुर्ज-होम की खोज डी टेरा एवं पीटरसन ने किस वर्ष की थी? तो इसकी खोज जो है यह 1935 ईस्वी में की गई। अगला पॉइंट है भारत में सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो यह केरलीवा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में सर्वप्रथम गेहूं के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो यह मेहरगढ़ 7000 ईसा पूर्व से। अगला पॉइंट है भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह है मेहरगढ़ से। नेक्स्ट पॉइंट है किस नवपाषाणिक स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो यह है बुर्ज-होम जो कि कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। अगला पॉइंट है किस नवपाषाणिक स्थल से गर्तावास यानी गड्ढा घर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो वह है बुर्ज-होम एवं गुम्बकराल से। नेक्स्ट पॉइंट है वह नवपाषाणिक स्थल जहाँ से पशु हड्डी के उपकरण एवं हिरण के सींगों के उपकरण मिले हैं तो वह है चिराद, सारण जिला बिहार में पड़ता है। अगला पॉइंट है दक्षिण भारत में नवपाषाणिक काल का मुख्य स्थल कौन सा है? तो वह है बेल्लारी कर्नाटक में पड़ता है। अगला पॉइंट है किस नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो यह संगनकल्लू बेल्लारी कर्नाटक से और पिकली हल उतनूर से प्राप्त हुए हैं। अब देखते हैं दक्षिण भारत के नवपाषाणिक स्थल कौन कौन से हैं। तो जो वो स्थल है वह है मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडक्कल, पिकलीहल, संगनकल्लू, डी नरसीपुर, तैक्कल कोट जो कि कर्नाटक में है। उसके बाद पयमपल्ली तमिलनाडु में, उतनूर जो है यह आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अब देखते हैं नवपाषाण काल की प्रमुख देन क्या क्या है। तो इस समय की जो देन है वह है स्थिर ग्राम्य जीवन का विकास, कृषि का विकास, कुंभकारी निर्माण, आग का सर्वप्रथम प्रयोग और पहिए का आविष्कार। ये सब नवपाषाण काल की प्रमुख देन है। अगला पॉइंट है मानव द्वारा सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया गया था? तो वह है जौ। अगला पॉइंट है बसुली, छेनी, छेद वाला गोल पत्थर किस संस्कृति में पाए जाते हैं? तो यह नवपाषाण काल में पाए जाते थे। नेक्स्ट है फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण जिसे हार्वेस्टर कहते हैं किस नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो यह बुर्ज-होम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है किस नवपाषाणिक स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो वह है मागड़ा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से। अब देखते हैं विविध। तो पहला पॉइंट है इसका चित्रित शैलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला कौन सी है? तो वह है जौहरा भीमबेटका।
नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में पूर्व प्रस्तर युग अधिकांश औजार किससे बने थे? तो जो अधिकांश औजार थे यह स्फटिक के बने हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो यह पैसरा बिहार से। अगला पॉइंट है, उच्च पूर्व पाषाण युगीन स्थल जहाँ से शुतुरमुर्ग के अंडों पर चित्रांकन का साक्ष्य मिला है वह है पाटड़े से। नेक्स्ट पॉइंट, उत्कीर्ण शैल चित्रों को क्या कहा जाता है? तो इसे पेट्रोग्लिफ कहा जाता है। नेक्स्ट है, मध्यपुरा पाषाणिक स्थल समनापुर का उत्खनन का कार्य किसने किया था? तो इसका उत्खनन कार्य B.N. मिश्रा ने किया था। अगला पॉइंट है, उच्च पुरा पाषाण काल को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो वह है मैग्डेलियन संस्कृत एवं ब्लेड संस्कृत के नाम से। अगला है, तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह सोन घाटी क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है, मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव का क्रम है? तो यह है सिंघावर, पटपरा, बाघोर और खैंतोनही। नेक्स्ट है, प्रागैतिहास के अध्ययन का विषय क्या है? तो इसका अध्ययन का विषय जो है वह निरक्षर समाजों का इतिहास। अगला पॉइंट है, हस्त कुठार उपकरण किस विधि के उपकरण थे? तो इसका राइट आंसर है बाईफेशियल विधि के। नेक्स्ट है, पूर्व पाषाणकालीन लोगों का मुख्य धंधा क्या था? तो यह था शिकार करना। अगला पॉइंट है, किस क्षेत्र में पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? तो वह बेलन घाटी, विंध्य क्षेत्र एवं नर्मदा घाटी से। नेक्स्ट है, ग्राउंड स्टोन टूल्स किसका द्योतक है? तो यह है कृषि अर्थव्यवस्था का। नेक्स्ट पॉइंट है, पाषाण उपकरण निर्माण केंद्र ईसामपुर किस राज्य में स्थित है? तो जो ईसामपुर है यह आपका कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, 2001 में भारत के किस स्थान से एक पूरा अस्मीकृत मानव शिशु कंकाल प्राप्त हुआ है? तो यह ओदे केरल से प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है, भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो यह ए कनिंघम को माना जाता है। अब देखते हैं पाषाणकालीन संस्कृतियों का कालानुक्रम। एबी बेली क्या है? यह अनगढ़ भारी भरकम हस्तकुठार हुआ करता था। ये चूली क्या है? यह काफ़ी छोटा सुडौल हस्त कुठार हुआ करता था। मोस्तारी यह है मध्य पाषाणकालीन पश्चिमी यूरोप में है और जो मगदालिनी है यह उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। अब देखते हैं प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का क्रम। तो जो प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का क्रम है वह है पैलियोलिथिक जिसे पूर्व पाषाण काल कहते हैं, मेसोलिथिक जिसे मध्य पाषाण काल, नियोलिथिक जिसे नव पाषाण काल और कैल्कोलिथिक जिसे ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। आइए अब देखते हैं ताम्र पाषाण काल। तो पहला पॉइंट है इसका, ताम्र पाषाण काल को ताम्र पाषाणिक संस्कृति क्यों कहा जाता है? तो इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि पत्थर एवं तागे के प्रयोग की अवस्था इसमें ज़्यादा हुई थी। नेक्स्ट है, ताम्र पाषाणिक संस्कृति की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? तो यह कृषि एवं ग्राम्य जीवन पर आधारित थी। अगला पॉइंट है, ताम्र पाषाणिक संस्कृति को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो वह कैल्कोलिथिक या चैल्कोलिथिक कल्चर से। अगला पॉइंट है, भारत में ताम्र पाषाण युगीन बस्तियां कहाँ से पाई गई हैं? तो यह दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से, पश्चिमी मध्य प्रदेश से, पश्चिमी महाराष्ट्र से और दक्षिण पूर्वी भारत से पाई गई हैं। अगला पॉइंट है,
अब देखते हैं प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृति। तो जिसे आहार या आहार संस्कृत कहते हैं, इसका समय जो है यह 2100 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक है। कायथा संस्कृत का समय 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक। मालवा संस्कृत का काल 1700 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक। और जोरवे संस्कृत का समय 1400 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईसा पूर्व तक है। नेक्स्ट पॉइंट है, राजस्थान की वह प्रागैतिहासिक स्थल जो ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित है तो है अहाड़, बालाथल, बागोर, ओजियाना एवं गिलुंद। अब देखते हैं अगला पॉइंट है, अहाड़ ताम्र पाषाणिक स्थल का प्राचीन नाम है तो इसका प्राचीन नाम है ताम्रवती। नेक्स्ट पॉइंट, ताम्र पाषाणिक स्थल नौदा टोली की तिथि निर्धारित की गई है तो इसकी जो तिथि है यह 1600 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक निर्धारित की गई है। अगला पॉइंट है, नौदा टोली का उत्खनन किस पुरातत्वविद ने किया था तो इसका उत्खनन H.D. संकालिया ने किया था। अगला पॉइंट है, ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र में लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे तो इसका उत्तर है उत्तर से दक्षिण की ओर। अगला पॉइंट है, जोरवे संस्कृत के अंतर्गत कौन कौन से ताम्र पाषाणिक स्थल हैं तो यह नेवासा, दायमाबाद, कोठे, इनामगांव और चंदौली। नेक्स्ट है, किस ताम्र पाषाण स्थल से मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है तो यह इनाम गांव से। अगला पॉइंट, कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल सबसे बड़ा है तो है दायमाबाद। अगला पॉइंट है, किस ताम्र पाषाणिक स्थल से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है तो इसका उत्तर है दायमाबाद से। नेक्स्ट पॉइंट है, मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं तो यह नागदा से। अगला पॉइंट है, ताम्र पाषाण काल में वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति किस स्थल से हुई है तो यह अहाड़ राजस्थान से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस ताम्र पाषाणिक स्थल से सबसे ज़्यादा संख्या में ताम्र संचय मिला है तो यह गुणगेरिया मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट पॉइंट है, ताम्र निधियाँ आर्यों की कृतित्व है, यह कथन किसका है तो यह कथन H. गोल्डन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, जोरवे ताम्र पाषाणिक स्थलों में सबसे अच्छा अधिवास विन्यास का प्रमाण कहाँ से मिला है तो इनाम गांव से मिला है। नेक्स्ट है, कायथा संस्कृत के अवशेष किस राज्य में पाए गए हैं तो जो कायथा संस्कृति है यह मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। अगला, ताम्र पाषाणिक कायथा संस्कृत की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी तो इसकी खोज B.S. वाकाड़कर ने की थी। नेक्स्ट है, ताम्र पाषाणिक स्थल दायमाबाद की निधि है तो जो दायमाबाद से प्राप्त हुआ है वह है कुत्ता और 2 बैल के रथ पर सवार खड़ा रथी। नेक्स्ट है, ताम्र पाषाणिक पुरास्थल इनाम गांव का उत्खनन कार्य किस पुरातत्वविद ने किया था तो इसका उत्खनन M.S. धावलीकर एवं H.D. संकालिया ने किया था। अगला है, मालवा ताम्र पाषाणिक संस्कृत के प्रमुख स्थल हैं तो है महेश्वर, कायथा, एरण, मनोती, नौदा टोली, नारदी, नागदा, चिचली और डगवाड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है, किस ताम्र पाषाणिक स्थल से सिंचाई हेतु पत्थर निर्मित बांध के साक्ष्य मिले हैं तो यह कहाँ से मिले हैं इनाम गांव से। अगला पॉइंट, गंगा घाटी की नरहन संस्कृत किससे संबंधित है तो इसका संबंध ताम्र पाषाण संस्कृति से है। अब देखते हैं विविध। डोलमेंस शब्द से तात्पर्य है तो जो डोलमेंस शब्द है इसका तात्पर्य है गड़े हुए मुर्दे पर निर्मित समाधियाँ बनाना। नेक्स्ट है, आदि मानव द्वारा सीखा गया पहला विषय क्या था तो वह है पशुओं को पालना। नेक्स्ट है, होमो सेपियंस से जाति रूप भिन्न आरंभिक मानव नुमा जीवी को क्या कहते हैं
तो इसे होमिनिड कहा जाता है। नेक्स्ट है पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है, किस विद्वान का कथन है? तो यह राहुल सांकृत्यायन का कथन है। अगला है किस स्थान पर वर्तमान काल से 80,000 से लेकर 1 लाख वर्ष पुराने मानव के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो यह बोर्नेओ की नियाह गुफा से प्राप्त हुए हैं। अगला है प्राचीन भारत किस एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ है? तो यह ग्रोसियन से। नेक्स्ट है सर्वप्रथम किस धातु में टिन का मिश्रण किया गया था? तो वह तांबा में। नेक्स्ट है बी गार्डन चाइल्ड ने किस धातु को जनतांत्रिक धातु कहा है? तो वह है लोहा। अगला पॉइंट है लेवा तकनीक द्वारा बनाए गए फलक उपकरण किस काल की विशेषता है? तो यह मध्य प्लीस्टोसीन की विशेषता है। नेक्स्ट है भारत के किस पुरास्थल से चूल्हे के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो यह बिलासुरगाम कुर्नूल आंध्र प्रदेश से। अगला है भारतीय उपमहाद्वीप के किस स्थल से सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार पूजा गृह का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो यह सिरकप से। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगला है प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? तो यह मचान, कंदरा और झोपड़ी में रहता था। अगला है पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती थी? इसका उत्तर है भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप को समझने के लिए। नेक्स्ट है ताम्र संचय का किससे संबंध है? तो इसका जो संबंध है वह है काले और लाल मृदभांड से। नेक्स्ट है किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो वह लेखैया शिलाश्रय प्रथम से। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास के अध्ययन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो वह है पुरातात्विक स्रोत। अगला है दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियाँ किस काल की मानी जाती हैं? तो वह है लौह काल की। नेक्स्ट भारतीय महापाषाण संस्कृत की क्या विशेषता है? तो इसकी जो विशेषता है वह है लोहे के औजार और उपकरण, घोड़े, सकोरफेगी, डोले मन, यही विशेषता है। नेक्स्ट है लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृत के विषय में क्या ज्ञात किया जाता है? तो इससे संस्कृत के काल का मापन किया जाता है। अगला है गंगा घाटी में चावल का उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ माना जाता है? तो यह लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। अगला है नवपाषाणिक स्थल पूरा स्थल गुम्फ कराल कहाँ पर अवस्थित है? तो यह आपका स्वात घाटी में स्थित है। आइए अब देखते हैं हस्तिनापुर का सांस्कृतिक क्रम। तो इसका जो सांस्कृतिक क्रम है वह है OCP काल, यह ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। PGW काल, यह लौह काल से। NBP मृदभांड काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से। और कुषाण काल यह 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित है। आइए अब देखते हैं प्रागैतिहासिक एवं ताम्रपाषाणिक प्राप्त साक्ष्य स्थल एवं काल। तो जो काल है और स्थल, ताम्रपाषाण काल से रंगपुर प्राप्त हुआ है। ताम्रपाषाण काल से इनाम गांव। पुरापाषाण काल से जो है ये आपका सोहन हो गया और अतिरपक्कम। मध्यपाषाण काल से 2 स्थल हैं, वह कौन कौन सा है? तो वह है चौपानी मांडो और सराय नाहर राय। उच्च पूर्व पाषाण काल से पटने। नवपाषाण काल से बुरझोम। पूर्व हड़प्पा काल से कुल्ली। महापाषाण से आदि चेनलूर। अब देखते हैं काल और संस्कृति। तो निम्न पुरापाषाण काल की जो संस्कृति है वह है सोहन संस्कृति। मध्य पुरापाषाण
काल की निवासा संस्कृति, उच्च पुरापाषाण काल की बागोर संस्कृति और नवपाषाण काल की केल्डीवा संस्कृति है। अब देखते हैं काल और प्राप्त साक्ष्य। तो जो पुरापाषाण काल से प्राप्त हुआ है वह है चिप्पड़ पाषाण उपकरण, मध्य पाषाण काल से लघु पाषाण उपकरण, उच्च पुरापाषाण काल से शैलचित्र, नवपाषाण काल से घिसे पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। पुरापाषाण काल से नदी तट अधिवास, मध्य पाषाण काल से शैलाश्रय अधिवास, नवपाषाण काल से गर्त अधिवास, ताम्रपाषाण काल से कच्चे एवं पक्के मकान प्राप्त हुए हैं। अब देखते हैं समय और प्राप्त मृद्भांड यानी किस समय से क्या क्या प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पा युग से जो है यह PGW यानी चित्र धूसर मृद्भांड प्राप्त हुए हैं। पूर्वकालीन ऐतिहासिक युग से काले एवं लाल मृद्भांड प्राप्त हुए हैं। मौर्य युग से यह आपका NBPW यानी उत्तरी काली पालिश वाले मृद्भांड प्राप्त हुए हैं। गुप्त युग से यह RPW यानी लाल पालिश वाले मृद्भांड प्राप्त हुए हैं। आइए अब देखते हैं कुछ स्थल और प्राप्त साक्ष्य यानी स्थल से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो जो सैपाई है यहाँ से गैरिक मृद्भांड परंपरा प्राप्त हुआ है। महुरझारी से महास्म समाधि, वीरभानपुर से लघु पाषाण उपकरण, उज्जैन से गैर मृद्भांड परंपरा, कायथा से ताम्र निधि, उतनूर से राख का टीला, मथुरा से आयागपट्ट, कन्हेरी से जो है यह आपका एकादश मुख बोधिसत्व प्राप्त हुए हैं। सांची से प्रस्तर दात मंजूषाएँ, ब्रह्मगिरी से महापाषाण उपकरण, कुपगल से राख वाले टीले, आदि चंदलूर से कलश सावधान, बुढ़झोम से गर्त निवास के स्थान प्राप्त हुए हैं। अब देखते हैं स्थल और राज्य यानी स्थल किस राज्य में है। तो जो वीरभानपुर है यह आपका पश्चिम बंगाल में है, लोटेश्वर या गुजरात में, पैसरा बिहार में, सरायनाहर यह प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। अब देखते हैं स्थल उत्खननकर्ता। तो जो सुहागी घाट है इसका उत्खननकर्ता है ACL कार्लाइल और भीमबेटका के उत्खननकर्ता BS वाकाड़कर हैं। अब देखते हैं प्रमुख मृद्भांड संस्कृतियाँ। सर्वप्रथम किस पुरातत्वविद ने मृद्भांडों के महत्व का आकलन किया था। तो वह है फ्लिंडर्स पेट्री ने। अब देखते हैं मृद्भांडों का महत्व क्या क्या होता है। तो इतिहास एवं संस्कृत के अन्य स्रोतों के समान मृद्भांड भी एक उपयोगी स्रोत है। मृद्भांडों का जो महत्व अगला है वह है मृद्भांडों का अध्ययन एवं परीक्षण करके हम काल विशेष एवं स्थल विशेष की संस्कृत के विविध पक्षों को उद्घाटित कर सकते हैं। इसके अलावा इनके आधार पर कुछ गूढ़ पहेलियों को सुलझाने में सहायता मिलती है जो अन्य स्रोतों के माध्यम से ज्ञात नहीं हो पाते हैं। अगला है इनके विश्लेषण से उत्खनित स्तर की तिथि निश्चित करने में सहायता मिलती है। अब देखते हैं गैरिक मृद्भांड। गैरिक मृद्भांडों की खोज सर्वप्रथम किस पुरातत्वविद ने की थी। तो इसकी खोज जो है BB लाल 1949 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है गैरिक अथवा गेरुए रंग के मृद्भांड अधिकांशतः किन क्षेत्रों में पाए गए हैं। तो यह अधिकांशतः गंगा घाटी क्षेत्र में पाए गए हैं। नेक्स्ट है पुरातत्व में गेरुए रंग के मृद्भांड किस नाम से प्रचलित हैं। तो यह OCP नाम से प्रचलित हैं। अब देखते हैं गैरिक मृद्भांडों से संबंधित प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। तो यह है आपका हस्तिनापुर मेरठ, बड़गांव तथा बहादराबाद जो कि हरिद्वार में है। अगला है अम्बा खेड़ी सहारनपुर में है, अतरंजी खेड़ा यह एटा में,
सैफई जो है यह इटावा में है, अक्षत्र बरेली में, श्रृंगवेरपुर इलाहाबाद में, काला पाटन जालंधर में और नोह जो है यह भरतपुर से यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नोट है, गैरिक मृदभांडों का विस्तार मुख्यतः उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पंजाब से प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट है, गैरिक मृदभांड पात्रों की निर्माण अवधि क्या थी? तो इसकी जो निर्माण अवधि थी वह 1300 से लेकर 1200 ईसा पूर्व थी। अगला पॉइंट है, गैरिक मृदभांड किस सभ्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो यह पूर्व वैदिक काल का प्रतिनिधित्व करते हैं। आइए अब देखते हैं चित्रित धूसर मृदभांड। तो चित्रित धूसर मृदभांडों की प्राप्ति सर्वप्रथम किस स्थल से हुई थी? तो यह अक्षत्र से प्राप्त हुई है 1940 से लेकर 1944 अक्षत्र टीले की खुदाई से। अब देखते हैं चित्रित धूसर मृदभांड का महत्व क्या है। तो इसका महत्व जो है वह है हड़प्पा के सभ्यता के पतन से लेकर बुद्ध काल के प्रारंभ तक की अवधि की संस्कृतियों के भौतिक प्रवेश की जानकारी प्राप्त करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा चित्रित धूसर मृदभांडों ने ईसा पूर्व 1500 से लेकर 600 के बीच सांस्कृतिक शून्यता को पाटने का कार्य किया है। अगला, हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात किस मृदभांड संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ है? तो वह है चित्रित धूसर मृदभांड की। नेक्स्ट पॉइंट है, चित्रित धूसर मृदभांडों की प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा गंगा के ऊपरी भाग से प्राप्त हुई है। अब देखते हैं चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्ति स्थल कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो यह है रोपड़, दधेरी, संगोल, भगवानपुर, दौलतपुर, इंद्रप्रस्थ, नोह, जोधपुरा, गिलुंद, उज्जैन, कायथा, आलमगीरपुर, हस्तिनापुर, अक्षत्र, सोंख, मथुरा, हुलास तथा वैशाली से चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्त हुए हैं। आइए अब देखते हैं लाल लोहित मृदभांड, जिसको ब्लैक एंड रेड मेयर कहते हैं। ऐसे मृदभांडों का भीतरी तथा बाहर की बारी के चारों ओर काला तथा शेष बाहरी भाग ईंट के रंग का लाल मिलता है। अगली जो विशेषता है वह है आकार, प्रकार एवं अलंकरण चित्रण की दृष्टि से ये भांड अन्य भांडों से भिन्नता रखते हैं। नेक्स्ट है, इस मृदभांड के निर्माण विधि को इजिप्शियन तकनीक कहा जाता है। अगला, ये मृदभांड चूने तथा रेत युक्त मिट्टी से बने हैं तथा कभी कभी काचली मिट्टी से भी ये तैयार किए जाते थे। अगला पॉइंट है, कृष्ण लोहित मृदभांड किस काल से संबंधित है? तो इसका जो संबंध है वह है उत्तरकालीन हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। नेक्स्ट है, सौराष्ट्र के किन स्थलों से कृष्ण लोहित मृदभांड प्राप्त हुए हैं? तो यह रंगपुर तथा लोथल से। नेक्स्ट है, पंजाब तथा हरियाणा में कृष्ण लोहित मृदभांड किसके साथ प्राप्त हुए हैं? तो यह चित्रित धूसर मृदभांड के साथ प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, नोह तथा अतरंजी खेड़ा से कृष्ण लोहित मृदभांड किस सतह से प्राप्त हुए हैं? तो यह जो है गैरिक मृदभांड के ऊपरी तथा चित्रित धूसर मृदभांड से के निचली सतह से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दक्षिण भारत, बिहार, उत्तर प्रदेश बृहद पाषाणिक पुरास्थल समाधियों से किस प्रकार के मृदभांड पाए गए हैं? तो यहाँ से काले लाल मृदभांड पाए गए हैं। नेक्स्ट है, काले लाल प्रकार के मृदभांडों का प्रयोग किस अवधि में किया जाता था? तो ताम्र पाषाणिक संस्कृति के समय किया जाता था। अब देखते हैं उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड। इसका पहला पॉइंट है, उत्तरी कृष्ण मार्जित अथवा काली पालिश के पात्र की अवधि क्या थी? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ईसा पूर्व अथवा बुद्ध के समय की थी। नेक्स्ट है, उत्तरी कृष्ण मार्जित अथवा खाली पालिश पात्र की अवधि पात्र से किसकी सूचना मिलती है? तो द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ होने की सूचना मिलती है। नेक्स्ट है, उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो यह NBP मृदभांड के नाम से जाना जाता है।
अगला पॉइंट है उत्तरी कृष्णमार्जित मृदभांड सर्वाधिक स्थल किस क्षेत्र से पाया गया है? तो यह मध्य गंगा क्षेत्र से पाया गया है। अब देखते हैं उत्तरी कृष्णमार्जित मृदभांड प्राप्ति स्थल कौन कौन से हैं। तो यह कौशाम्बी, पटना, बेग्राम जो कि अफगानिस्तान में है, तक्षशिला, चारसद्दा, उदग्राम तथा नेपाल की तराई के तिलौरा कोट आदि स्थलों से मिले हैं। नेक्स्ट है उत्तरी कृष्णमार्जित मृदभांड भारत के किस क्षेत्र में पाए गए हैं? तो यह गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से प्रागैतिहासिक काल का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।